नमस्कार। मैं राजेश वर्मा, अध्यापक, सेवा समिति विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, रामबाग, इलाहाबाद। बच्चों, आज हम लोग सामाजिक विज्ञान विषय के अनुभाग 3 भूगोल के संसाधन एवं विकास नामक चैप्टर का अध्ययन करेंगे। स्क्रीन पर आप लोगों को उस चैप्टर का प्रथम पेज दिखाई पड़ रहा है। तो सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि संसाधन क्या है। तो संसाधन को समझने के लिए हमें यह समझना ज़रूरी है कि धन क्या है। तो धन वह कोई भी वस्तु जो किसी निजी या सार्वजनिक व्यक्ति के काम आए, धन कहलाती है। मतलब धन वह कोई भी वस्तु है जो हमारे काम आए, जैसे आपका बैग, जैसे स्कूल, जैसे ज़मीन, या कोई भी चीज़। हज़ारों लाखों चीज़ें हैं जो हमारे काम आती हैं, वो हमारे लिए धन है। तो फिर संसाधन क्या है? तो संसाधन धन से की तुलना में काफ़ी बड़ा अर्थ सजोई हुई है। संसाधन का मतलब है जो समुदाय के काम आवे, समाज के काम आवे। मतलब जो वस्तु, जो धन समुदाय या समाज के काम आए, वह संसाधन कहलाती है। जैसे जल, जंगल, जमीन, या ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो समुदाय या समाज या राष्ट्र के काम आती है, वह संसाधन कहलाती है। आपके पाठ्य पुस्तक में यहाँ पर संसाधन के बारे में कुछ प्रकाश डाला गया है। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप में मान्य है, संसाधन कहलाता है। तो संसाधन का अर्थ समझ लेने के बाद एक चीज़ और जान लेना आवश्यक होता है कि संसाधन, कोई भी धन या प्रकृति में पाए जाने वाला कोई भी चीज़ संसाधन तब होती है जब उसमें मानव का प्रयास शामिल होता है। इस चित्र को देखने से स्पष्ट होता है। यहाँ पर किसी चीज़ को संसाधन बनाने के लिए जहाँ प्रकृति की कोई वस्तु होनी चाहिए और वहाँ पर मानव द्वारा विकसित किया गया टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके और संस्थाओं का प्रयास, तीनों जब मिलते हैं तो कोई भी चीज़ संसाधन बन जाता है। जैसे कोयला आज नहीं बना, हजारों वर्ष पहले बना या उससे पहले बना, लेकिन उसकी जानकारी हमें कुछ दशकों पहले हुई, तो वह हमारे लिए संसाधन हो गया। तो वहाँ पर तकनीकों का प्रयोग किया गया। और कोल माइन इंडिया, मतलब कि एक व्यक्ति किसी चीज़ को संसाधन नहीं बना सकता। संसाधन बनाने में कई लोगों या संस्थाओं का हाथ होता है। तो संसाधन मानव के प्रयास के द्वारा जो धन समुदाय के काम में आने लगता है, वह संसाधन हो जाता है। इसके बाद अब हम लोग ये जान लें कि संसाधन को कई भागों में वर्गीकृत किया जाता है। जैसे उत्पत्ति के आधार पर, तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के दो प्रकार हैं। एक जैव संसाधन, दूसरा अजैव संसाधन।
जैव संसाधन वे संसाधन होते हैं जो जो जैविक होते हैं, जिनमें जीवन पाया जाता है, जैसे मनुष्य, वनस्पति, प्राणी, पशुधन। ये संसाधन जो समुदाय काम आते हैं वो जैव संसाधन हैं। दूसरा है अजैव संसाधन। तो वह सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए इसे मृदा संसाधन, जल संसाधन, खनिज संसाधन इत्यादि और अनेक हैं। दूसरा वर्गीकरण समाप्यता के आधार पर होता है कि संसाधन समाप्त होने की अवधि या उसकी प्रकृति क्या है, उसके आधार पर संसाधनों के को वर्गीकृत किया जाता है। उसमें है नवीकरण योग्य संसाधन, अनवीकरण योग्य संसाधन। तो नवीकरण योग्य संसाधन उस संसाधन को कहते हैं जिसको पुनः जो है बनाया जा सकता है। उदाहरण के लिए जैसे आपने जंगल को साफ किया, आपने यूज कर लिया, उसके बाद पुनः उस जमीन पर जंगल आप उगा सकते हैं। तो जो संसाधन एक बार प्रयोग करने के बाद नष्ट नहीं होता है, उसका बार बार प्रयोग किया जा सकता है, ऐसे संसाधन को नवीकरण योग्य संसाधन कहा जाता है। जल संसाधन भी इसमें आ सकता है और अन्य कई तरह संसाधन इसमें शामिल हैं। जो अनवीकरण योग्य संसाधन हैं, जिनको आप दोबारा बना नहीं सकते, ये प्रकृति में बनते हैं और प्रयोग करने के बाद कुछ समय के बाद ये संसाधन नष्ट हो जाते हैं। संसाधनों का अगला वर्गीकरण का आधार है स्वामित्व के आधार पर संसाधन। तो इसमें संसाधन को व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय इन 4 भागों में बांटा जाता है। तो व्यक्तिगत संसाधन वह संसाधन जो किसी व्यक्ति विशेष के अधिकार में होता है, वह व्यक्तिगत संसाधन होता है। जैसे कोई झील हो, कोई पार्क हो, या देखा गया है कि जमींदार होते थे तो उनके अंडर में 100 बीघा खेत है, तो ये संसाधन अधिकार में तो व्यक्ति के होता है, लेकिन फिर भी वो समाज के काम आता है। दूसरा सामुदायिक संसाधन, जिसमें समुदाय या सरकार का उस पर नियंत्रण होता है। जैसे बड़े बड़े पार्क हैं, खान हैं, या सरकारी जंगलात वगैरह हैं, ये सामुदायिक संसाधन में आते हैं। अगला है राष्ट्रीय संसाधन, जो देश के सरकार के नियंत्रण में होता है, वो राष्ट्रीय संसाधन है। जैसे रोड है, ये राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आता है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, जो एक से अधिक देशों के द्वारा यूज किया जाता है और किसी एक देश का उस पर कंट्रोल नहीं होता है, अधिकार नहीं होता है, वह अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होता है। इसके अंतर्गत अगर देखा जाए तो खुले महासागरीय क्षेत्र जो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आता है। संसाधनों के वर्गीकरण का चौथा जो आधार है वो विकास है। विकास के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। इसमें संभावी संसाधन, अर्थात जो संसाधन अभी हम प्रयोग नहीं करते, भविष्य में कर सकते हैं, वो संभावी संसाधन कहा जाता है। जैसे पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है, और हाइड्रोजन एक बहुत अच्छा ईंधन है
लेकिन हमारे पास अभी वो टेक्नोलॉजी उपलब्ध नहीं है कि हम पानी से हाइड्रोजन निकाल कर ईंधन के रूप में प्रयोग कर सकें, लेकिन भविष्य में इसकी संभावना है कि हम प्रयोग कर सकते हैं। तो ये संभावित संसाधन हो गया। विकसित संसाधन, जिन संसाधनों विकास हम कर चुके हैं, हम प्रयोग करते हैं, वो विकसित संसाधन हैं। और जैसे या विकसित भंडार भी कह सकते हैं, जिसका हम पता लगा लिए हैं कि हमारे पास इतना कोयला है, इतना लौह अयस्क है, या और भी चीज़ें जो हैं जिसको हम प्रयोग करना सीख गए हैं और यह पता लगा लिए हैं वो कहाँ स्थित है। तो इस तरह जो है संसाधनों का वर्गीकरण किया गया है। इसको हम इस चार्ट से भी समझ सकते हैं। जो आपके सामने ये चार्ट दिया गया है, इस चार्ट में अगर देखा जाए तो संसाधनों को दो भागों में बांटा गया है। एक तो प्राकृतिक संसाधन और दूसरा आपका है ये मानवीय संसाधन। ये मानवीय संसाधन। अब प्राकृतिक संसाधन को भी नवीकरण योग्य, जिसका चर्चा हम कर चुके हैं, जिसको पुनः जो है उत्पन्न किया जा सकता है, नवीकरण योग्य संसाधन है। दूसरा है अनवीकरण योग्य संसाधन, जिसको हम एक ही बार यूज करते हैं, जैसे कोयला। नवीकरण योग्य संसाधन में को भी दो भागों में बांटा जाता है, जैसे सतत या प्रवाह संसाधन, जैसे हवा और पानी, ये प्रवाहित होते हैं और इसमें हम लोग पवन ऊर्जा, जल विद्युत आदि बना लेते हैं, तरह तरह का प्रयोग करते हैं। और अगला है जैव संसाधन। जैव में प्राकृतिक वनस्पतियाँ और वन्य जीव आते हैं। अनवीकरण योग्य संसाधन में अगर देखा जाए तो पुनः चक्रीय संसाधन, जैसे सोना है, उससे कई बार आभूषण बनाया जाता है। लोहा है तो कई बार उसका यूज कर सकते हैं। अब अगला है अचक्रीय संसाधन, जैसे जीवाश्म ईंधन, मतलब कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, उसका हम एक ही बार प्रयोग कर सकते हैं। प्राकृतिक संसाधन के बाद अगला संसाधन है मानवीय संसाधन। तो मानवीय संसाधन जो है, इसको भी दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो संस्थाओं के रूप में, जो सामूहिक रूप से मानव के काम आता है, वो संस्थागत मानवीय संसाधन है। दूसरा है मात्रा और गुणवत्ता, मतलब किसी देश में जनसंख्या मानवीय संसाधन की मात्रा को दर्शाती है, और हमारे जनसंख्या में जो ट्रेंड लोग हैं, जैसे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं, टीचर हैं, अर्थात जो शिक्षित और निपुण लोग हैं, वो मानवीय संसाधन की गुणवत्ता को दर्शाते हैं। तो यह भी जो है समुदाय के काम आते हैं, समाज के काम आते हैं, राष्ट्र काम आते हैं। इसलिए ये जो है मानवीय संसाधन के अंतर्गत। इस संदर्भ में हम दो चीज़ें और हमें जान लेना चाहिए कि संसाधन नियोजन क्या है। तो संसाधन नियोजन संसाधनों के लिए विवेकपूर्ण योजना बनाकर उपयोग करना ही संसाधन नियोजन कहलाता है। जैसे कि कहीं पानी ज़्यादा अधिक है तो कहीं सूखा पड़ा है, कहीं पर खनिज पदार्थ ज़्यादा है तो कहीं कम है। तो जब राष्ट्रीय स्तर पर या किसी भी स्तर पर जब योजना बनाकर संसाधनों का हम प्रयोग करते हैं तो उसे संसाधन नियोजन कहा जाता है। अगला है संसाधनों का संरक्षण। देखिए, संसाधन जो हैं, जिस गति से हम उनका प्रयोग करते हैं उस गति से उनका निर्माण नहीं होता है। इसलिए संसाधनों का संरक्षण अति आवश्यक है। संसाधनों का संरक्षण का अभिप्राय यह है कि संसाधनों का अति व विवेकहीन उपयोग के स्थान पर मितव्ययी व विवेकपूर्ण उपयोग करना और कम संसाधनों में अपना काम कर लेना और शेष संसाधनों को भावी पीढ़ी के लिए बचा लेना ही
संसाधनों का संरक्षण है। तो यहाँ पर जो है इस संसाधनों के बारे में हम लोग देख चुके हैं। इस संसाधन पर कुछ प्रश्न हैं। जैसे आपके पाठ्य पुस्तक में प्रश्न नंबर 1 जो बहुविकल्पी प्रश्न है, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो विकल्प दिया गया है नवीकरण योग्य, जैव, प्रवाह, अनवीकरण योग्य। तो लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो इससे स्पष्ट है तो लौह अयस्क जो है अनवीकरण योग्य संसाधन है। इसका उत्तर पहले के जो पहला क्वेश्चन है उसका घ उत्तर होगा। तो पहले का दूसरा प्रश्न है ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? तो विकल्प है पुनः पूर्ति योग्य, मानवकृत, अजैव और अचक्रीय। तो ज्वारीय ऊर्जा चूंकि चक्रीय संसाधन है इसलिए उसका उत्तर अचक्रीय, यह जो है यही उत्तर सही होगा। और एक क्वेश्चन संसाधनों पर है जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं? तो इसका उत्तर हम आप लोगों को बता चुके हैं और सामने स्क्रीन पर दिख भी रहा है। इसका वो आप लोग लिख भी सकते हैं। अब बच्चों संसाधनों के बारे में आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप हमसे डिस्कस कर लीजिएगा। और जो है और इसमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम होगी तो व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमसे जुड़िएगा। आप लोगों ने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।